Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the content. काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, पावर, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस. These all are the examples of scalar quantities which have magnitude but no direction. Okay, sir. Work done, power, current, potential difference, resistance. Density, ठीक है, ये सारी स्केलर की एग्जांपल्स हो गई. अब एमसीक्यूज इस तरह आता है कि which of these are the example of scalar quantities. ठीक है, आपको 4 क्वांटिटीज दी होंगी ए बी सी डी, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, एक स्केलर क्वांटिटी दी होगी. ठीक है, इस तरह एमसीक्यू आ जाता है. या एमसीक्यू आ जाता है कि एनर्जी इज अ डैश क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर और 2 ऑप्शन और दिए होते हैं. ठीक है, इस तरह का एमसीक्यू लाजमी आता है. अब वेक्टर क्या होता है? जी वो फिजिकल क्वांटिटीज जो जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है. जी, एग्जांपल बताएं. डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और हमारा वेट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जी, एंड मोमेंटम. मोमेंट. जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम. 1 मिनट वेट करिएगा. अस्सलाम वालेकुम. जी जी, इसकी फीस हम लोगों ने 15,000 रखी है. 15,000 रखी है 3 मंथ्स की. नहीं, 15,000 में रखी है अभी फिलहाल, जो अर्ली बर्ड आता है, वरना 18,000 है अगर सिर्फ एनईडी की प्रिपरेशन करते हैं. वरना अगर सारी यूनिवर्सिटी करना है तो उसके लिए 23 चल रहा है. तो ये 2 अलग अलग पैकेजेस है. ठीक है, अगर जैसे एक बच्चा है उसको सिर्फ एनईडी का टेस्ट देना तो उसके लिए 18,000 की, और अगर सारी यूनिवर्सिटी को देखना है और बैरिया के मतलब एनईडी में नहीं होता तो दूसरी यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट देना तो उसके लिए हम लोग 23,000 रखी है. लेकिन हम लोग ने अभी डिस्काउंट रखा हुआ है जो एनईडी वाला है ना, दोनों के लिए 3,000 जो अर्ली बर्ड आ जाता है. ठीक है, मतलब 15,000 उसकी रहेगी, उसकी 20,000 हो जाएगी 23 वाले की 18. और ये इसमें इस तरह पेमेंट कैसे होगी कि आप इनिशियल पेमेंट अभी करते हैं 15,000 है 3 महीने की, तो 5,000 आप इस महीने करेंगे, 5,000 अगले महीने 5,000 इस तरह करता है. और अगर मतलब बच्चा है या बच्ची है उसको डेमो क्लास देना है तो उसको आप मैसेज कर दें, वो डेमो क्लास हमारे साथ दे सकते हैं, चेक करने समझ आ रही है चीज़ें ये सब. डेमो क्लास में बस मुझे बोले कि व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर दे इसी नंबर पे, तो फिर मैं ज्वाइन करवा दूँ 1 दिन की डेमो क्लास. जी जी, इसी का मैसेज कर दें. ठीक है, ओके ओके. जी सॉरी. अच्छा, क्या बता था वेक्टर क्वांटिटी? यस. वेक्टर क्वांटिटी आप लोगों ने बता दी है. वेलोसिटी भी होती है, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी होती है. ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स होती है. ये सारी वो होती है जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है. ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. अच्छा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर जैसे कि एक वेक्टर है और उसका नेगेटिव यानी कि डायरेक्शन अपोजिट है. हाँ, एक वेक्टर मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक राइट पे जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट में जा रहा है. दीज आर कॉल्ड नेगेटिव. जी, और इसका 180 पे जा रहे थे दोनों. ठीक है, इक्वल वेक्टर्स बोथ आर इन पैरेलल. ठीक है, तो दोनों पैरेलल जब होते हैं सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है. ठीक है, वो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं.
यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रखते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, 1 होता है। और Yes, ये बेसिकली क्यों यूज होता है? व्हाई वी यूज यूनिट वेक्टर? डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन जब हमें मालूम कर देंगे तब। टू स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ अ वेक्टर इन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, पोजीशन बताने के लिए वेक्टर की कौन सा वेक्टर किस पोजीशन पे है। आप लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड किया होगा, उसमें यूनिट वेक्टर यूज कर रहे होते हैं। फॉर एनी वेक्टर ए द यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। जी। अब ए मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है लेकिन स्क्वायर है, ठीक है। और ये कौन सी फॉर्म है? मैग्नीट्यूड की फॉर्म है ये। और ये जो आगे लिखी है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड टी, ये कौन सी फॉर्म है? ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में ये वेक्टर IJ की के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसको कहते हैं वेक्टर की फॉर्म, ठीक है। ठीक है, आई जे के। और ये मैग्नीट्यूड, अगर इसी चीज को मैग्नीट्यूड में लिखना है तो आप ए एक्स स्क्वायर अंडर रूट करके ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अगर इसमें के नहीं होगा, जैसे आई जे के, कोई भी एक वेक्टर नहीं होता, जे नहीं होता या के नहीं होता, तो उसको नहीं लिखते फिर, ठीक है। फ्री वेक्टर, व्हाट इज अ फ्री वेक्टर? फ्री वेक्टर जो कहीं पे भी स्पेस में हो और हम लोग स्पेस में किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन के लिए उसे यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी स्पेस में लगा सकते हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज पेपर है। जी, फ्री होता है। सबसे पहले ये फ्री वेक्टर इसलिए फ्री होता है स्पेस में कहीं पे भी, और इसको चेंज कर कहीं भी चेंज कर सकते हैं, कैन बी डिस्प्लेस एनीवेयर, ठीक है। और पैरेलल टू सेल एंड अप्लाई टू एनी पॉइंट बाय कीपिंग इट्स एनी एंगल विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको रखने हैं एक जगह, लेकिन मूव कहीं भी कर सकते हैं आप लोग। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर के न्यूमेरिकल्स भी किए होंगे आपने। पोजीशन वेक्टर हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताता है। इसका क्या फॉर्मूला होता है? पोजीशन किसी वेक्टर की स्पेसिफाई कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर बेसिकली ये होता है कि स्ट्रेट लाइन होती है और इसका एक एंड फिक्स होता है बॉडी के साथ, और दूसरा एंड जो होता है वो मूव कर रहा होता है। एंड ये इसका मकसद क्या होता है? वो पोजीशन बताता है पॉइंट की रिलेटिव टू द बॉडी, ठीक है। बॉडी के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन बता रहा होता है। इसलिए इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं इसको आर से, और ये इस तरह लिखने का तरीका होता है, आर बार इज इक्वल टू एक्स आई बार प्लस वाई जे प्लस नल वेक्टर। जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती और मैग्नीट्यूड भी नहीं होता। नो डायरेक्शन, नो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड होता है। सर फ्री वेक्टर्स में ये एक पॉइंट से वो तो नहीं होते ना अटैच हुए हुए, मतलब फिक्स तो नहीं होते ना, ये तो बिल्कुल फ्री होते हैं ना। स्पेस में होता है, जी जी, तभी उसका नाम फ्री वेक्टर है। ओके, फ्री वेक्टर के नाम से ही आप समझ जाएं कि वो फ्री होता है। फ्री कैन मूव फ्रीली अराउंड द स्पेस, बट फिक्स मैग्नीट्यूड होता है और फिक्स डायरेक्शन होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। प्रॉपर्टीज एंड वेक्टर एडिशन, रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन, ये थोड़ा इस नोट्स में बड़ा लिखा हुआ है क्योंकि इतना बड़ी चीजें आती नहीं है ई कैट के लिहाज से, तो मैं आप लोगों को इस नोट से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स को ऐड करना, इसमें और ये सब चीजें आ जाती हैं, हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स को ऐड करना, ठीक है। वेक्टर्स ऐड कैसे होते हैं? हेड टू टेल रूल से।
इजी, देखिए सबसे इजीएस्ट मेथड। पहले तो ये समझे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। देखिए 3 वेक्टर्स हैं, ए बी सी, अलग अलग वेक्टर्स हैं। अगर हमें इनको ऐड करना है और एक वेक्टर बनाना है तीनों को, तो इसको कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसके 3 मेथड होते हैं। एक होता है हेड टू टेल रूल। आप बताएं हेड टू टेल रूल क्या होता है? एक वेक्टर की जो है वो टेल से दूसरे वेक्टर का हेड जो है वो कोइंसाइड होता है, जी, हेड टू फिर जो टेल। रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो होता जी, हेड टू टेल रूल का जो नेम है वही रिसेंबल करता है कि हाउ इट वर्क्स, कि द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इज connected to the tail of the second vector, and this is how they add the two vectors together, and the third one, which is the largest vector, is called the resultant vector. Okay, parallel law method क्या होता है? parallelogram law method. इसमें हम जैसे कि वेक्टर ए है, हम लोग उसके बिल्कुल पैरेलल नहीं, मतलब उससे सामने वेक्टर ए बनाते हैं, और बी के सामने वेक्टर बी बनाते हैं, और फिर हम लोग बीच में एक लाइन बनाते हैं। तो ए तो दोनों साइड से रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं, तो वो सेम होता है, ए प्लस बी और बी प्लस ए। जी, समझ आया रिमशा आपको? इस तरह होता है कि ये नहीं सर, आवाज देखिए, नहीं आई। ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, इसके इसके आप पैरेलल 2 वेक्टर्स और बनाएं एडजेसेंट। ठीक है, और फिर उसके बीच में जो लाइन बनेगी वो होता है रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम डायगोनल भी कहते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम law of vector addition. Two vectors A and B represent two sides of a parallelogram in magnitude and direction, and their sum is A plus B is equal to diagonal of the parallelogram through their common point in magnitude and direction. मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा दूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। पैरेललोग्राम समझ जाए आपके, पैरेललोग्राम बना हुआ और बीच में उसके डायगोनल बनी, तो इस तरह मतलब वेक्टर्स सर वो वेक्टर्स को ऐड करके पैरेललोग्राम की शेप बनेगी, ऐसे ऐड करेंगे हम। देखें। टू एडजेसेंट साइड मतलब उसकी जो बराबर वाली साइड है। ठीक है, और वो ज्वाइन कैसे हो रहे होते हैं? ज्वाइन हो रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ डायगोनल। ये दोनों का रिजल्टेंट बता रही थी, दोनों वेक्टर्स। तो उस तरह वो दो वेक्टर, 2 ट्राइंगल बन जाते हैं। समझ? लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है? ठीक ठीक। लॉ ऑफ कोसाइन पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी cos थीटा, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम निकालने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर। जी, ये लॉ ऑफ कोसाइन आपने बता दिया। जी जी, बस इसी तरह आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं कि लॉ ऑफ कोसाइन यूज करके। ठीक है, ये फॉर्मूला ये होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस। कॉस एंगल वो आता है जो आप साइड रख रहे होते हैं। अगर सी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab होगा, और एंगल होगा गैमा, क्योंकि सी के साथ गैमा आता है। इसको लिखने का ये तरीका होता है कि अगर मैं आपको स्क्रीन सर लॉ ऑफ साइन आता है ईकेट में? नहीं, ये लॉ नहीं आते, कुछ भी लॉज नहीं आते। बस आपसे ये पूछ लेंगे ज्यादा से ज्यादा कि फॉर्मूला दे देंगे कि ये कौन सा लॉ है। ठीक है, या इस तरह दे देंगे कि साइन लॉ बताएं कौन सा है। 4 लॉज दे देंगे, 4 फॉर्मूलाज दे देंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि साइन लॉ बताएं कौन सा है। इस तरह होता है। ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, ये लिखने का तरीका आपको पता है कि जो वेक्टर है, ये वेक्टर है जैसे, तो उसके सामने उसका छोटा जो ए हो जाएगा, स्मॉल ए, उसके सामने आएगा बिल्कुल। बी के सामने बी आएगा, सी के सामने सी आएगा। ये सी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, अब इसको अगर लिखना है मुझे सी के लिए,
तो सी के लिए मैं लिखूंगा फॉर्मूला कोसाइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। ठीक है, इसी तरह अगर आप उसका लिखेंगे, ये इस तरह भी होता है अंडर रूट में, या इसको स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट नहीं लिखना तो सी स्क्वायर लिख सकते हैं। इधर एंगल कौन से होते हैं, एंगल नहीं लिखे मैंने, इधर अल्फा होता है, इधर बीटा होता है, इधर गैमा होता है। और हाँ बस इसमें यही होता है, यही लॉ ऑफ कोसाइन है। अच्छा, अगर इसमें एक चीज होती है कि अगर एंगल आपका 0 हो, एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो एंगल 90 डिग्री होता है, तो cos 90 हमेशा क्या होता है? cos 90 0 होता है हमेशा, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो cos 90 0 हो जाता है। cos 90 जब 0 होता है तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाता है, वो पूरी टर्म खत्म हो जाती है, माइनस 2ab cos एंगल वाली। ठीक है, ये अब why it is used for, used क्यों होता है लॉ ऑफ कोसाइन? ठीक है, ये इसलिए यूज होता है ताकि लेंथ बताने के लिए साइड्स की। अब देखें, आपको एक साइड की लेंथ पता है, दो साइड्स की अगर लेंथ पता है ए और बी की, तो आप सी की लेंथ बता सकते हैं। ठीक है, और एंगल भी इससे फाइंड करते हैं। जैसे अगर आपको गैमा पता है, बीटा और अल्फा नहीं पता, तो उससे आप बीटा और अल्फा फाइंड कर सकते हैं। एक अननोन होगा पूरी इक्वेशन में, या सी अननोन होगा, तो ये सारी चीजें नोन होगी, ए बी और गैमा आपको पता होगा। तीन चीजें आप न्यूमेरिकल्स भी करते होंगे, इसमें इस तरह का न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि अगर ए की आपको वैल्यू दी हो 45, बी आपको दिया हो 20 और आपको गैमा दिया हो एंगल 30 दिया हो, गैमा का एंगल दिया हो 30 डिग्री। ठीक है, और आपको बोले सी फाइंड कर दें, इस तरह के छोटे से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। और आपको बोला जाए कि सी फाइंड करें, और ये नहीं बताया जाए कि लॉ ऑफ साइन और साइन से करें या किसी चीज से, तो ये कंफ्यूजिंग, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि ईकेट में जब टेस्ट दे रहा होता है तो एक ये चैप्टर नहीं होता, पूरे 20 चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश, तो उस वक्त याद नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगे। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखें, अगर दो साइड्स गिवन है, एक एंगल गिवन है और तीसरी साइड बतानी है, तो डायरेक्ट लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे। ठीक है, इस तरह के आ जाते हैं एमसीक्यूज। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करनी है, ए की जगह 45, बी की जगह 20, माइनस 2ab cos एंगल पुट करेंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी, जस्ट कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करनी है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। कुछ चीजें मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ चीजें याद करनी होती है, तो ये कोसाइन का फॉर्मूला याद हो, साइन लॉ का फॉर्मूला याद हो, इस तरह ये फॉर्मूला जो याद करने हैं वो मैं आपको बता दूँ, ये आपको जरूर याद करें। अब इसी तरह आपको कुछ और भी वैल्यूज गिवन हो सकती हैं, आपको ए बी सी दे दिया हो और बोले कि एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, आपको सी भी वैल्यू दे दी हो और आपको बोले कि सी की वैल्यू आपको दी हो, और एंगल आपको फाइंड करने को बोले कि ये फाइंड करना है एंगल। ठीक है, अच्छा चलें आगे चलते हैं। और इसका रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला भी उसी तरह होता है जैसे सी का आप निकाल रहे होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो भी एंगल गिवन हो। इस तरह रिजल्टेंट भी पूछ सकते हैं आपको, इस तरह ए बी देकर और पूछे कि रिजल्टेंट बताओ इसका। वेयर ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स एंड थीटा इज एंगल बिटवीन देम, थीटा बीच में एंगल होता है दो वेक्टर्स के दरमियान। तो बोले पढ़ा रहा है वो। अच्छा, एंगल बिटवीन, अगर जीरो एंगल है वेक्टर के दरमियान तो क्या होगा, उसका रिजल्टेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 होता है और अगर वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 होता है,
तो रिजल्टेंट क्या होता है? मिनिमम होता है। देखें मिनिमम। सर ये थोड़ा सा समझाएंगे डायग्राम बना के? देखें इसमें ये डायग्राम, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। हाँ मैं ऐसे ही बता देता हूँ आप लोगों को। इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज जीरो, देखें दो अच्छा चलो बता देता हूँ। अगर देखें ये दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये होता है थीटा, ठीक है। अगर इन दोनों में कह रहे हैं कि एंगल जीरो, एंगल अगर जीरो तो फिर तो ये तो यूं हो जाएगा ना, अगर एंगल जीरो तो ये एंगल दोनों जीरो होगा तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, यूं ए भी यहाँ पे होगा, बी बिल्कुल भी यहाँ, जैसे कि ऊपर, हाँ पैरेलल जाएंगे। ठीक है। ये तो इसके बिल्कुल दर ऐसे जाएंगे। तो फिर क्या होगा, जो वेक्टर तो इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम कैसे आ सकता है? वेक्टर्स आर सिंपली एडेड एंड देयर रिजल्टेंट बी मैक्सिमम। वेक्टर्स दोनों सिंपली एडेड हो जाएंगे और इनका रिजल्टेंट जो होगा मैक्सिमम होगा, मतलब पूरा रिजल्टेंट आ रहा होगा। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए बस, प्लस बी। क्योंकि वो तो हो गया जीरो, ये जब जीरो होगा एंगल। समझ आ गया ये तो आप लोग? अगर इसके दरमियान 90 डिग्री चल रहा होगा तो जी सॉरी, इसके दरमियान अभी जो मैक्सिमम एंगल बनेगा वो किस तरह मिनिमम आएगा? नहीं मैंने आपको आप ये बोला है, 180 बनाए, हाँ 180 ऐसे बनेगा। कंपेयर करके देखना। ये ए है, ये बी है, ये जो एंगल है ये 180 है, थीटा जो है 180 हो गया ना, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए। इसलिए मिनिमम है रिजल्टेंट। अब सिंपली अब क्या होगा, वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, मिनिमम आएगा, मिनिमम। ठीक है। तो ये दोनों इस तरह होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है, जीरो होता है, 180 होता है, ये आपको पता है क्वाड्रेंट? नहीं सर याद नहीं है। चलें ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ लेंगे बाद में, मैथ्स में था। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लेंगे, ये अभी मैथ्स में है वैसे, लेकिन इसमें हम, हाँ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड क्या होता है आपका? हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर करते हैं हेड टू टेल रूल से कि हमें रिजल्टेंट वेक्टर पता लगे। इसमें बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि ये फॉर्मूला जितना लिखा हुआ है ना इतना याद रखना है, बाकी तो वो आपको थ्योरी पता है, वो पूरा मेथड है, उसमें पूरा डेरिवेशन है बहुत बड़ी, 2 पेजों की। तो अभी आप लोगों को ये याद रखना है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होता है उसके अंदर 3 वेक्टर्स होते हैं, ए बी सी जो होता है, और उसको आर डिनोट्स किससे कर रहा है, रिजल्टेंट से। ए बी सी एक्स, एक्स एक एक्स एक्सिस पे होता है, एक वाई एक्सिस पे। पूरी डायग्राम आपके आ रही है ध्यान में? यस सर याद है। और थीटा की वैल्यू देखने की क्या होती है, tan इनवर्स में ऊपर ये इसमें ए वाई बी वाई सी वाई लिखा हुआ है, या इसकी जगह आप आर वाई भी लिख सकते हैं, ये पूरा ना लिखें, आप आर वाई लिख देते हैं, tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स, ठीक है। टाइप ऑफ वेक्टर्स, बस ये फॉर्मूलाज आप 2 याद कर लें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। टाइप ऑफ वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं ये तो देखिए, बिल्कुल यूनिट वेक्टर, नेगेटिव सर वेक्टर, इस इक्वल। पे एग्जाम्स में किस तरह सवाल आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का किस तरह का सवाल आएगा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का नहीं आता सवाल, मतलब मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं आता, चांस नहीं आता।
ओके ठीक है। बाकी जो इसमें क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा उसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के किस किस तरह सवाल आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आता नहीं, ज्यादातर इन्हीं के सवाल आते हैं वेक्टर्स के। ओके सर। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और तो उनकी डॉट क्यों, जगह जो एंगल होता है तो उनको डॉट क्यों कहते हैं? डॉट क्रॉस में भी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में भी तो मल्टीप्लाई डॉट कर तो रहे होते मल्टीप्लाई हैं, क्रॉस और डॉट दोनों मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस तो होता है ना, इसमें एक एंगल आता है दोनों की जगह। जी तो डिफरेंस बताएं, वही पूछ रहा हूँ आपसे, बताएं रानी। डॉट हटके कॉस थीटा आ जाता है। क्या होता है? मतलब इसके दरमियान जो डॉट होता है वो हटके कॉस थीटा आ जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट में जो है वो साइन थीटा आ जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों आता है ये पूछ रहा हूँ। एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट जो है स्केलर प्रोडक्ट है, इसकी क्या है, डायरेक्शन नहीं होती, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, इसका और स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और इसलिए इसके साइन इसके साथ कॉस थीटा आता है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन नहीं होती, और इस वजह से इसके जो एंगल होता है वो 0 से 180 डिग्री के अंदर होता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती। अब डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं कि अब अगर थीटा 0 होगा तो ए डॉट बी इज इक्वल टू, क्योंकि कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है, तो इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला है, तो ए बी कॉस 0 किया तो कॉस 0 1 होता है, तो कॉस 1 जो कॉस 0 1 होता है, 1 नहीं लिखा इसलिए, तो ए बी आ गया सिर्फ। अच्छा, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, अब दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए पूरा वेक्टर ये 2i प्लस 3j माइनस के एंड b इज इक्वल टू 4i प्लस 6j माइनस 2k इज, बताएं एंगल क्या होगा दोनों के दरमियान, किस तरह निकालेंगे एंगल, निकालना आता है? निकाल के बताएं मुझे कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी। अच्छा, एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के दरमियान ए और बी, आपके पास फॉर्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी उधर ही रहेगा अपॉन ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड डॉट बी मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी इस तरह निकालते हैं। अब ए का पूरा वेक्टर आपके पास पड़ा है 2i प्लस 3j माइनस के डॉट बी का पूरा वेक्टर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4i प्लस 6j माइनस 2k, तो दोनों को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, आई इज इक्वल टू 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। आपको समझ नहीं आ रहा ये न्यूमेरिकल? तो ये अब समझ में आ गया सर। तो इस तरह आई जे के खत्म हो ये जाता है, जे समझ जे में आ से गया। मल्टीप्लाई होता है, के से मल्टीप्लाई होता है, इस तरह एक आंसर आ जाएगा ए डॉट बी का, कुछ भी आंसर आ रहा होगा, और ए मैग्नीट्यूड का एक आंसर आ रहा होगा, बी मैग्नीट्यूड का एक आंसर आ रहा होगा, ए डॉट बी की वैल्यू ऊपर रखेंगे, ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आ रहा होगा उसको कॉस इनवर्स में डालेंगे, एंगल आ जाएगा आपके पास। करें
A plus B 1 2 3 क्या So I will choose this one. 7 plus 19 18 plus 19 क्या आंसर आ रहा है आप लोगों को? 24 क्या करें आंसर बताएं। इसका सर 56 आ रहा है बी अंडर रूट 56 ठीक है। अब आप यहाँ से मैं कॉस इनवर्स निकाल रही हूँ, मेरा पूरा सब कुछ आ गया, लेकिन पता नहीं कैलकुलेटर एरो दे रहे, शायद अंडर रूट की वैल्यू में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ए ना अंडर रूट में आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड। अब इसमें ये करेंगे कि 28 अपॉन अंडर रूट 14 ए डॉट बी की वैल्यू क्या आई थी 28 अंडर रूट 14 डॉट अंडर रूट 56 into under root 56 क्या आंसर आ रहा है? 28 ही आ रहा है, 28 अपॉन 28 आ रहा है। yes यहाँ पे cos थीटा इस तरह थीटा 0 डिग्री 0 आ रहा है इनवर्स 1। आंसर क्या आ रहा है? थीटा 0 डिग्री ठीक है, 0 डिग्री आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, अगर ए परपेंडिकुलर होगा बी का तो थीटा 90 डिग्री होगा, और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू 0 होता है। तो ए बी cos 90 जब डालेंगे तो cos 90 0 हो जाएगा, तो ए बी भी 0 हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये आ जाता है जब ए परपेंडिकुलर और बी है तो डॉट प्रोडक्ट में आंसर क्या होगा? 0 होगा हमेशा। इफ वन ऑफ देम इज अ नल वेक्टर, अगर दोनों में से एक नल वेक्टर है तब भी 0 आएगा, क्योंकि एक जो 0 होगा वो सब पूरी टर्म को 0 कर देगा। ओके सर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए विद इटसेल्फ, टू अगर डॉट प्रोडक्ट दो डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर के ही निकाल रहे हो आप, मतलब दोनों एक ही वेक्टर हो और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो ए स्क्वायर आंसर आएगा। अच्छा, द यूनिट वेक्टर i j k are perpendicular to one another,
आई जे के परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, अगर आई आई जे जे के तो आंसर 1 आएगा, लेकिन अगर डिफरेंट आते हैं आई जे के साथ मिलता है जे के साथ मिलता है आई के जीरो। साथ 0 हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और स्केलर प्रॉपर्टी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वही है जो हम लोगों ने कल पढ़ी है, उसी तरह इसमें डॉट लगा हुआ है, बस तो यूनियन लगा हुआ था उस दिन सेट में, इसमें डॉट लगा हुआ है बस। ए डॉट बी हो जाएगा, बीच में जो साइन आता है वो दोनों ब्रैकेट्स के बीच में साइन आता है, उसमें यूनियन था तो यूनियन आता है, इसमें प्लस है तो प्लस आ रहा था, ठीक है प्लस आ रहा है। फिर ए डॉट सी स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में लिखा हुआ है कि एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब 3 कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट होता है जिसमें बीच में क्रॉस आ रहा होता है, इसमें वेक्टर प्रोडक्ट होता है, बेसिकली इसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और क्रॉस का मतलब होता है साइन, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अच्छा अब थीटा अगर 0 है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, अब थीटा अगर 0 तो क्या होगा? साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। अब वेक्टर्स तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। उसमें क्या होता था, अगर परपेंडिकुलर अगर 90 डिग्री होता था तो फिर 0 होता था डॉट तो प्रोडक्ट, जीरो होता था। लेकिन इसमें जब 0 डिग्री होता है तो 0 होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जब वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर वेक्टर अच्छा अगर क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो क्या आंसर आएगा? ए बी आंसर आएगा, 0 नहीं ए आएगा। बी आएगा, ए बी आएगा। और उसमें जब 0 आता था, अगर आप cos 0 करोगे तो फिर उसका आंसर ए बी आता था, जब पैरेलल होते थे वेक्टर, जैसे हमने देखा उसमें जब हमने 0 डिग्री बनाया था तो रिजल्टेंट मैक्सिमम आ रहा था, ठीक है। अच्छा अब द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू सेम यूनिट वेक्टर्स i मल्टीप्लाई बाय i j मल्टीप्लाई बाय j k मल्टीप्लाई बाय जीरो k होगा इसका, तो 0 होगा। जीरो होगा। और अगर इसमें डिफरेंट के साथ तो उसका आंसर थर्ड i मल्टीप्लाई बाय अगर j करें तो आंसर k आएगा, j मल्टीप्लाई k करें तो ये आंसर आएगा। i आएगा, k मल्टीप्लाई बाय i करें तो j आएगा। इसके लिए वो रिंग मेथड होती है ना, आसान होती है। सॉरी शोर बहुत आ इसके रहा लिए है। वो रिंग, इसके लिए वो रिंग मेथड जी होती जी है जी ना, जी। आसान अगर होती है, इससे बता देते हैं आराम से। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो फिर माइनस के साइन आएंगे, जे से आई पे जा रहे हो तो माइनस के आएगा, के से जे पे जा रहे हो या आई से के पे जा रहे हो तो नेगेटिव साइन आएंगे। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव पर लिखा हुआ है ए क्रॉस बी तो बी क्रॉस ए होता है। अब एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, आप डिटर्मिनेंट यूज कर रहे होते हो निकालने के लिए आंसर। ऊपर आई जे के आता है, फिर नीचे ए एक्स ए के आई वाला कंपोनेंट, ए का जे वाला कंपोनेंट, ए वेक्टर दिया हुआ है अगर आपको तो उसका आई जे के की वैल्यूज होंगी, तो आई जे की वैल्यूज फिर आप डालेंगे तो, और एक दूसरा वेक्टर दिया होगा बी, तो बी की आई जे की वैल्यूज इधर डालेंगे, बी एक्स में आई की, बी वाई में जे की, बी जेड की जगह के की। अच्छा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है, इस तरह एमसीक्यू हो जाता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के वैल्यू निकालें तो आपको कंपोनेंट्स दिए होंगे, ठीक है। अब ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे आपको पता है? एक क्रॉस बी में हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि आई को आई से आई नो के ये तो करना। वो तो डॉट प्रोडक्ट में करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट में इस तरह नहीं करते। वेक्टर प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट यूज करते हैं, जो ऊपर डिटर्मिनेंट बना हुआ है आपके पास। और इसमें ये जे नेगेटिव होता है ना, जब हम लोग उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो जे नेगेटिव होता है। नहीं नेगेटिव तो नहीं होता। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ ए क्रॉस बी क्या होता है। ए क्रॉस बी ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट, आपको अगर निकालना है इसका तो इसके लिए ये यूज करना होगा आई जे के, ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास ए का वेक्टर जो होगा ए एक्स कॉम्पोनेंट, ए वाई कॉम्पोनेंट और ए जेड, और इधर दूसरा जो वेक्टर दिया होगा बी एक्स बी वाई और बी जेड, ठीक है। इस तरह निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में ये डॉट प्रोडक्ट में ये डिफरेंस होता है कि डॉट पे तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस पे इस तरह नहीं करते। अब आपको अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, ए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए क्रॉस बी,
और इस तरह, ठीक है। ये था एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। अब आपको ए वेक्टर दिया हुआ है आपके पास 2i प्लस के दिया हुआ है, और बी वेक्टर दिया हुआ है आपके पास जे प्लस 5k दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। ये दो वेक्टर दिए, मुझे आप एरिया पैरेललोग्राम निकाल के दिखाएं जल्दी से। अब आपको आता है या मैं बता दूं आप लोगों को? सर आता है। सर निकाल। आई जे के देखें, पहले तो आई जे के एज इट इज लिख देंगे आई जे के। अब ए एक्स ए वाई ए जेड है, तो ए वेक्टर होगा, या कुछ भी नाम दे सकते हैं, टी जी कुछ, या नेम दे देंगे, कुछ भी हो सकता है। ए जरूरी नहीं हो सकता, ठीक है, कोई भी वेक्टर का नाम हो सकता है। तो 2i प्लस के आपको वेक्टर की वैल्यूज दी है, इसमें जे की वैल्यू नहीं है, तो जे की जगह आप 0 लिख देंगे, आई की जगह 2 लिखेंगे सिर्फ, और यस के की जगह 1 लिख देंगे। इस पे वेक्टर साथ ही लिखते हैं, आई साथ ही लिखते हैं, ए कुछ भी लिखते हैं। अब दूसरा है बी, वेक्टर बी है, इसके अंदर कंपोनेंट जो है जे और के दिया हुआ है, तो आई की जगह 0 लिख देंगे, जे सिर्फ जे है तो 1 लिखेंगे, और के की 5 के है तो सिर्फ 5 आ जाएगा। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है आप लोगों को? यस सर आता है। यस सर। सबसे पहले इस लाइन को ये कैंसिल कर देते हैं, आई यहाँ पे लिखेंगे, आई तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। आई है 10j प्लस 2k। अब माइनस का साइन आएगा, अब ये जे लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? आपने सर बोली थी जे माइनस होगा, मैं यहाँ पे बोली थी, तो आगे बढ़ते ये हैं, कैंसिल हो जाएगा। 5 2 का क्या होता है? 10 होता है, होता है। 10 माइनस 0। और तीसरा क्या होता है? लास्ट रो सर साइन प्लस आएगी। कहाँ पर? जे जे के नहीं, साथ जे साइन पॉजिटिव है। जे हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है क्योंकि पहला पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है। नेगेटिव ही आएगा। लेकिन हमेशा नेगेटिव होता है। 2 है, और बाकी ये इस तरह मल्टीप्लाई होते हैं, 2 1 जा 2, 0 0 जा 0, तो मैंने इसलिए 2 लिखा है। तो ये सबसे पहले हमने आई किया, आई की फर्स्ट रो, पूरी रो और पूरा कॉलम हमने उसको कंसिडर नहीं करते, आई लिख देते हैं, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई 5 के तो 0 होता है, और 1 मल्टीप्लाई 1 तो सिर्फ 1 लिख दिया यहाँ पर मैंने। फिर हमेशा दूसरी दफा माइनस का साइन होता है, तो माइनस जे लिखा, जे की जगह क्या करेंगे, जे वाली रो, जे वाला कॉलम माइनस कर देंगे, और उसकी जगह 5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10 होता है, और 1 0 जा 0, तो मैंने लिख दिया 10 माइनस 0, तो 10 आएगा सिर्फ। और यहाँ पे फिर जब के लेंगे तो के वाली रो और के वाला कॉलम माइनस कर देंगे, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, आपका फाइनल क्या बन जाता है? ए मल्टीप्लाई बाय बी, आई माइनस 10j माइनस 10j प्लस 2k। प्लस 2k। अभी ये हमारे पास आया है, क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ आया है। अभी हमने निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे बस। मैग्नीट्यूड के लिए क्या आंसर आया था? आई माइनस 10j प्लस तो 2k 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट 105 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। माइनस यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। माइनस कभी नहीं आता मैग्नीट्यूड में, क्योंकि माइनस इधर स्क्वायर के अंदर आता है और माइनस खत्म हो जाता है, इस तरह। हाँ
पर वो हो जाता है। आंसर आ रहा है और क्या आया था कि 2 2k 105 105 आ रहा है। अंडर रूट 1 105 yes 105 तो ये क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसको हम अंडर रूट में ही लिखेंगे सर अगर हम एरिया ऑफ इसको अंडर रूट में। डेसिमल में। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 105 हो जाएगा अगर हमसे ट्राइंगल पूछे। जी, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल के जो फॉर्मूला होता है 1/2 होता है। इसी को अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल करना चाहें तो इधर 1/2 आ जाएगा, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाता है। तो इस तरह ये सवाल आ सकते हैं आपके टेस्ट में। इसके बाद क्या है,